बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN पे खबर है। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और मेरे साथ है ताहिर मलक। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी टेम्परेचर दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। हुकूमत इमरान खान के बयानात के खिलाफ कार्रवाई क्या कर सकती है? गिरफ्तारी, क्रैकडाउन और संगीन किस्म की मामलात की तरफ बात जा रही है। दूसरी तरफ अदारों को सियासत में किसी मंसूबे के तहत घसीटा जा रहा है। हर सियासी जमात अपनी नाकामी का जिम्मेदार अदारों को ठहरा रहे हैं। क्या अदारे भी अपनी हदूद में रहकर काम कर रहे हैं? लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हिकमत अमली बना ली गई है, जिसमें सख्त क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां शामिल होंगी। महंगाई में इजाफा हुकूमत कैसे कंट्रोल करेगी? इन सब बातों पर तफसीलन बात करेंगे। मलिक साहब, आज आपने देखा होगा कि कल रात से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का रवैया बड़ा जारखाना हो गया है। तो क्या पसे पड़ता है? क्या इनसे हुकूमत नहीं कंट्रोल हो पा रही? बट साहब देखिए, हमारी बात किस्मती थी कि हमारे सियासतदान सियासी मुकाबला नहीं करते। जो मैं अभी आपसे अभी कमरे में बात कर रहे थे, हमारी ट्रेडिशन ये है कि हम जब देखते हैं कि हमारा जो खरीफ है जो सियासी तौर पे बड़ा कामयाब है, हम इदारों की तरफ उसको ले जाते हैं। आज थोड़ा सा एक मिनट अगर आप मुझे जरदारी साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब इदारों पर हमला कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ने, आज का दिन सिर्फ बता रहा हूँ, वज़ीर दिफ़ा ने फरमाया कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हमला किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज फरमाया कि उन्होंने सिपा सलार पे हमला किया। आज आपकी असम्बली ने एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर किया है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के इदारों पे हमलावर हैं। मैं सिर्फ आज की आपको बात कर रहा हूँ और आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं इस मामले में। यही करारदाद कभी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुई थी जब वो अपोजिशन में थे। यही जरदारी है जिसने कहा था कि 3 साल के लिए आते हैं और मतलब इससे आगे नहीं मैं जा सकता। यही वही ख्वाजा साहब है जिन्होंने असम्बली में वो तकरीर की थी, अगर मैं यहाँ चला दूँ तो पैमरा हमारा प्रोग्राम बंद कर दी। तो जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनका नुक्ता नज़र कुछ और होता है, हुकूमत में कुछ और होता है। ये बात है। नाज़रीन, हमारे सियासतदान गिरगिट से ज़्यादा रंग बोलते हैं। आपसे कोई 2-3 साल पहले गालबन एक पार्टी के कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने मुल्क के अहम तरीन अदारों से इस्तीफ़े मांगे और 2018 की इलेक्शन की धांधली का उन्हें जिम्मेदार करार दिया। आज उन्हीं लोगों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर की। इनके कोलो फेल के तादाद के शॉर्ट कमो बेशतर 100 से ज़्यादा हैं, लेकिन इतनी नामुनासिब गुफ्तगू है मेरे इदारों के खिलाफ कि मैं पूरी आपको बता नहीं सकता। हम लिहाजा मुख्तर सुनाएंगे। बताएं जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब जोशे खिताबत में क्या फरमा रहे हैं तुराब साहब? कल इमरान नियाज़ी ने जो बदतरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के इदारे के बारे में और सराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। कल जो उन्होंने खुद जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, ये मुल्क अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये फिर शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। अच्छा, मलक साहब ये फरमाते हैं कि इमरान खान साहब ने सिपा सलार के बारे में जो अल्फाज किए, खुदा ना खास्ता दारों के खिलाफ साजिश ना रोकी गई तो खुद अल्लाह ना करे पाकिस्तान शाम और लिबिया हो जाएगा। गालबन नवाज शरीफ उनका नाम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उन पर पाबंदी क्यों लगी थी? और मरियम नवाज ने परसों एक कोर कमांडर साहब के बारे में ऐसे अल्फाज कहे जो किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। कोलो फेल के ये तजाद क्या है? चाहते क्या हैं हम अपने अदारों से? भट्टी साहब, वो मैं शेख रशीद साहब को कोट कर देता हूँ, आपके बड़े सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन। उन्होंने कहा 14 दफ़ा इन्होंने पाकिस्तान के इदारे के जो हेड्स हैं 2 हेड्स का नाम लिया है और इन्होंने तो मेरा ख्याल है जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो बराह रास्त थे। वो इल्ज़ाम ऐसा है कि इस मुल्क में जो इलेक्शन हुए आप उसके ज़िम्मेदार हैं, इस मुल्क में जो क्यास है उसके ज़िम्मेदार आप हैं, जो मुल्क की लीडरशिप के ज़िम्मेदार आप हैं, आप रिज़ाइन करें और आपका हिसाब लिया जाएगा। तो उससे तो ये बयान सॉफ्ट है इमरान का, इसमें तो कोई शक नहीं। मलक साहब, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। नाज़रीन, में बदकिस्मती है क्योंकि ये पाक फौज मेरी है, ये है तो पाकिस्तान की हिफाजत है। इनके जवान और अफसर हमारे लिए शहीद होते हैं। माजी में जो मौजूदा हुक्मरान बहुत ज़्यादा एडिट करके 2 घंटे खुद बैठ के मैं और तुराब साहब, मलक साहब कुछ चीज़ें दिखाते हैं
कि इनके असल चेहरे क्या हैं, ये इक़्तिदार के लिए, इस मुल्क के लिए काबे किस मुंह से जाओगे। बट साहब मैं अच्छा मलिक साहब, सिर्फ मैं ये गुजारिश करने लगूँ, मैंने आज आपने प्रोग्राम करना है, ये 1 से 1.5 साल के दरमियान के शॉट है, ये 80 की दहाई के, 90 के, 2000 के नहीं है, मौजूदा इलेक्शन के बाद के। अब आप रहनुमाई फरमाएं। मैं रहनुमाई ज़रूर, क्योंकि हमारा तो आपको पता है प्रोग्राम एक जर्नलिस्टों वाला होता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे तो ये तो नहीं लग रहा कहीं कि इमरान का जो प्रेशर है, जो लॉन्ग मार्च का प्रेशर है, धरने का प्रेशर है, वो हुकूमत को कहीं, ये क्या प्लान है इनका, कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ हो रहा है, आप बताएं, आपके पास खबर है? सब आज मेरे वज़ीर आज़म ने फरमाया कि असम्बली में करारदाद दी कि मुल्क शाम बन जाएगा। जब नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा ये अल्फाज देती थी, यहाँ तक के अदारों को नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगवाना पड़ी, तो क्या ये अपने बड़े भाई को कहेंगे, जिससे वो के बड़े भाई 2018 में या इनकी भतीजी इस्तीफ़ा मांग रही थी, ले गए इस्तीफ़ा उनसे? मतलब आप सारी बातें समझते हैं। मैंने तो आपको एक सादी सी बात बताई है कि अगर आप हुकूमत में हो तो ये इदारे मेरे हैं, हर चीज़ असूल के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, ये इदारे आइन का तफज़ है और मैं इदारों अच्छा, मेरी मेमोरी तरह मेरा आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे मुझे। पहले मैं आपको जरा थोड़ा सा इनके मैं सिर्फ नाज़रीन, हमें सब कुछ पता है, अब भी इनकी क्या सोच है, हम चंद चीज़ें सिर्फ मुख्तसर करके बीब लगा रहे हैं कि हमें अपने अदारों का एहतराम अपनी ज़ात से ज़्यादा है। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, पाकिस्तानी है, सहाफ़ी बाद में है। मरीम साहबा ने 2 रोज़ पहले कहा है, आज ख्वाजा आसफ साहब भी बड़े सीख पाते असम्बली में, मोहतरम वज़ीर आज़म साहब भी थे। ये मरीम साहब किसका जिक्र कर रही हैं, ज़रा तुराब साहब सुना ही दें कुछ लोगों को, उनकी मेमोरी ठीक हो जाए। क्या हुई, इसकी आंखें भी गई, इसके कान भी गए, ये गूंगा भी हो गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। वो आंखें और कान नहीं थे, वो बेसाखिया थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी। वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। मलिक साहब, ये वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ, ये किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? आज तो मुझे नून लीग के कायदीन की गुफ्तगू से लग रहा था कि वो मेरे अदारों के लिए जान निसार है। जब इनका माजी देखता हूँ तो इन्होंने हमेशा मेरे अदारों पे शब्बे खून मारा, मेरी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, एक आर्मी चीफ से ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया, एक आर्मी चीफ मुशर्रफ के साथ इन्होंने क्या किया कि जब वो लैंड कर रहे थे कराची तो गिरफ्तार करने के लिए आईजी राना मकबूल को भेज दिया। ये किसके बारे में इशारा कर रहे हैं मलिक साहब? लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, इस पे मैं नहीं समझता हूँ, मरीम ने जो कहा उस पर आप तनकीद करें, मगर इसकी मैं जिम्मेदारी खान साहब को देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की तारीख रही है, हमारा अपना एक लंबा टाइम है, 30 साल का मीडिया का। मैंने कभी इस तरह पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को कभी ये नहीं सुनते देखा कि मैंने ISA के चीफ की इसलिए ट्रांसफ़र कर दी कि अफ़गानिस्तान में ये हो रहा था, मैं रोकना चाह रहा था, मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रहा था, हालात ख़राब थे। तो खान साहब भी इस खेल का हिस्सा है। ये देखिए, अब हमने, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आप डिसएग्री करें। खान साहब ने एक इंटरव्यू में ये इशू उठाया है कि मेरी और ये बहुत ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्होंने दे दी कि मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रहा था और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ये थी कि मैं एक तकर्री नहीं करना चाह रहा। आपने स्पेस दिया मरीम को, मरीम ने पे चिक्का लगाया। अच्छा, ये मेरी राय। नहीं, मेरी एक अर्ज़ सुन लें, आपकी हर बात सर आंखों पर। इमरान खान के इंटरव्यू से पहले ये तो 2018 से उनके रिजाइन मांग रहे हैं, आप कल की परसों की बात कर रहे हैं। नहीं, इस तरह ना करें मलिक साहब। देखें, हाँ साहब, भट्टी साहब, मुझे पता है आपने किसी पार्टी से कुछ लेना है और मेरे लिए तो ठीक हो गया। चले, मैं मेरे ज़हन में व्यूअर होते हैं, हम तो बातें करते रहते हैं। मैं आपकी कल प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई है, आपके पास खबरें भी हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम का जो असल फॉर्मेट हो उसकी तरफ जाए। क्या प्लान है इनका, हुकूमत क्या कर रही है? मैं तो बदकिस्मती से कोई सवाल नहीं कर सका, कुछ उनके परमानेंट गेस्ट थे। इमरान खान साहब भी सिलेक्टेड लोगों में बुलाते थे, लेकिन शहबाज शरीफ का शुक्रिया कि उन्होंने उन लोगों पर भी बना लिया जो उन पर तनकीद करते थे। अच्छा, ये मतलब सबको बुलाया? मतलब है, इमरान खान साहब ये काम नहीं करते थे, वो जो उन पर तनकीद करते थे वो वैसे ही हम मीर जाफर हो जाते हैं 1 मिनट में। हमारी प्रॉब्लम ये है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अब हुकूमत ने स्क्रू टाइट करने का फैसला कर लिया। दोबारा बताएं जरा। अब हुकूमत ने PTI के लिए स्क्रू बहुत ज़्यादा सख्त करने की हिकमत अमली बना ली है। जैसे ही इमरान खान साहब धरने की तारीख देंगे,
पुलिस क्रैकडाउन शुरू कर देगी। तमाम ट्रांसपोर्टरों को पाबंद कर दिया गया। जिसने पीटीआई को धरने के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए ट्रांसपोर्ट दी, उसे इबरत का निशान बना दिया जाएगा। अच्छा, इमरान खान को खबरें हैं, मुझे ये नहीं पता, हो सकता है इनमें से कल कुछ एक चीज भी ना हो। मैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये पार्टी के लिए आ रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी पकड़ना चाह रहे हैं? थोड़ा सा खान साहब, इमरान खान साहब को ये समझ रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। उन्हें गिरफ्तार करके किसी तरीके से उनकी मीडिया पर पाबंदी लगवाई जाए। नहीं, ये मीडिया पे पाबंदी इमरान खान के पीटीआई पे? इमरान खान पे पाबंदी लगाई जाए और उनका जो सोशल मीडिया पे वो अपनी बहुत ज़्यादा गिरफ्त मजबूत करते जा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी बेपनाह यकीनन इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, कड़वा सच है। मैं उनकी हुकूमत का नाक़द रहा हूँ और आपके सामने ही है। वो तो आपने ही खबर दी थी, वैसे भी वो ESL में कहते अपना पाकिस्तानी को वार्निंग दी है जो बाहर रह रहे हैं, अगर आपने पाकिस्तानी इदारों पे तनकीद की तो हम आपका नाम डाल देंगे, आप पाकिस्तान आएंगे तो गिरफ्तार हो। इमरान खान की और PTI के लिए बुरी खबर है कि हुकूमत अब ताकत से, तशद्दुद से इस प्रोटेस्ट को रोकना चाह रही है, जिसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। अच्छा, यही मेरा सवाल था, आप पहले ही बोल पड़े। मुझे आप बताएं बिल्कुल न्यूट्रल हो के, अगर खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, तो उसका फ़ायदा नहीं इमरान खान को होगा मेरे ख्याल में? तो आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में एक लॉन्ग मार्च होना है इस्लामाबाद, जो इमरान खान साहब ने कॉल दिया बकौल उनके। मैं अभी देनी उन्होंने कॉल किया कि मैं, उन्होंने कहा 20 लाख बंदे लाएंगे। 20 लाख तो नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरह की इनकी हिकमत अमली है वो पूरा पाकिस्तान चौक हो जाएगा। हाँ, अगर इमरान खान लोगों को निकालने में नाकाम रहे तो ये हुकूमत आराम से 1.25 साल पूरा करेगी। नवाज शरीफ ने भी कह दिया है कि जनाब इन्हें स्क्रू करे। इसी वजह से आज अचानक जो अदारों पर ये जहर उगलते थे, ऐसी ऐसी नामुनासिब गुफ्तगू करते थे कि हम दिखा नहीं पाते, लेकिन मलिक साहब हमें ना नोटिस आ जाता है। जो ये टीवी 25,000 50,000 जलसों में लीडर मेरे अदारों को बदनाम करते हैं, इन्हें तो कोई नहीं पूछता। क्या हम कमजोर हैं? ये बड़ी आपने एक खूबसूरत बात की है। मुझे भी एज ए जर्नलिस्ट समझ नहीं आ रही। हम को पॉलिटिशियन तो नहीं है, हमारा तो काम है कोई बात कोई करेगा वो सुना देंगे, उस पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, तबसरा कर सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, बुरा कह सकते हैं। हम पॉलिटिशियन थोड़े हैं। अगर कोई बंदा इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म बात करता है, भट्टी साहब आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप PUJ के सदर भी नहीं हैं, तो उसका बयान अगर मैंने नहीं डिस्कस करना तो मैंने किसका करना है, मुझे बताएं। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ ना, हुकूमत बुखला जाती है, जो भी हो, चाहे मौजूदा हो, याद रख लें। मगर मुझे मेरा सवाल वहीं पे खड़ा है, राय हर किसी भी कॉर्पोरेशन को मंजूर नहीं है। मैं थोड़ा सा डेवल पोजीशन लेता हूँ। मैं समझता हूँ खान साहब को मैं गोल्ड मेडल देना चाह रहा हूँ कि दुनिया की गर्म तरीन जो वेव चल रही है उसमें वो कहते हैं मैं 20 लाख बंदा पैदा करूँ, इकट्ठा करूँगा। अगर खान साहब दरिया सिंध का भी पानी ले आए तो वो पूरा नहीं कर सकते। मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग इस गर्मी में किस तरह इकट्ठे होंगे। और फिर एक मजाकन बात भी है कि अब तो उनके साथ ATM भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो हुकूमत क्यों इतनी सख्ती करने का सोच रही है, क्यों उनको पॉपुलर कर रही है? तो आपको गलत फहमी है, ATM बेइंतहा है। अच्छा, वो पुराने वाले भी वो चार्टर्ड प्लेन में आते जाते हैं, उनका हक है। मैं खुदा ना खासा तनकीद नहीं कर रहा। वैसे तो चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। पिंडी इस्लामाबाद में जाने की कोशिश करूँ, 2 दफ़ा कहता हूँ पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है। दूसरा, हुकूमत जितनी आज कमज़ोर है, रेत की दीवार पे खड़ी है। शहबाज शरीफ साहब सख्त परेशान है। एक तरफ से जरदारी साहब ब्लैकमेल करते हैं मुबैना तौर पर, मौलाना फजलुर रहमान साहब वज़ीर आज़म, हाँ, और सर वो कैसा वज़ीर आज़म है कि गवर्नर अपनी मर्जी का किसी सूबे में नहीं लगा पा रहे। MQM कह रही है मुझे दो, अच्छा, बाप कह रही है मुझे दो, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं मुझे दो। तारक बशीर चीमे को कहा था इन्होंने वजारत आपको दूंगी हाउसिंग, मौलाना ने कहा ऐसी की तैसी वजारत हमें लेगी। शहबाज शरीफ को खुद उनके इत्तेहादी नहीं काम करने दे रहे। ऐसे में ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को हमने बात, जिनमें से भी सरकारी इदारों से मतलब है, ज़कात वालों से बात हुई, इनकम टैक्स की FBR से होती, इनका ख्याल था ये आते ही इकॉनमी को माशी तौर पर मजबूत कर लेंगे। खुद ही कहते थे डॉलर 100 रुपये पर ले आएंगे, पेट्रोल 75 रुपये पर ले आएंगे, आटा 35 पे ले आएंगे। अब वो कीमतें रोज़ बरोज़ आसमान को भी चीरती जा रही हैं। पहले एक वक्त की रोटी, अब एक वक्त का निवाला मुश्किल, अब उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। इनका ख्याल है इमरान खान अगर बाहर निकलते हैं और बड़ी तादाद में लोग ले आते हैं तो इनसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर ऐसी दौलत में जब पुलिस नाकाम हो जाती है, फिर रेंजरियाँ
फौज को बुलाया जाता है। तो मेरा फौज सवाल फिर वहीं पे आ अपनी जाएगा। अवाम पर तशद्दुद नहीं करती, ये पाक फौज की एक खूबी है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की, मगर मेरा सवाल है, अगर ये खान साहब को आपने कह दिया ग्रीन लाइट नहीं दे रहे कि भी आप जो करना कर लें, ऐसे ही है ना, अगर ये गिरफ्तार करते हैं या इन पर पाबंदी लगाते हैं, जो आपने एक बड़ी अंदर की खबर दी है, सोच जो आपने बताया सोच चल रही है, तो अगर इन पर पाबंदी मीडिया पर लगा देते हैं, इनको गिरफ्तार करते हैं, तो किस किस्म के केसेस बनाएंगे, किस तरह गिरफ्तार करेंगे, तो वो संभाल लेंगे वो रिएक्शन जो आएगा? देखिए यही गलती कर रहे हैं पाकिस्तान में। बदकिस्मती ये है, इमरान खान साहब तो मुझे हमेशा इख्तलाफ रहा है, वो कहते हैं जानवर न्यूट्रल होता है, मैं न्यूट्रल हूँ। भाई मैं होऊंगा जानवर आपकी नज़र में? अल्लाह ने ये इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, फिर मैं इस पे जरा आपकी भी राय लूंगा, बी के जर्नलिस्ट अपनी भी। जी तुराब साहब, इमरान खान साहब क्या फरमाते हैं हम जानवरों के बारे में? अल्लाह ने हमें ये इजाजत नहीं दी कि मैं कहूं ना मैं तीतर हूं ना मैं बटेर हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं। मैं बार बार कहता हूं न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। मलक साहब अब वो कह रहे हैं न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है। इमरान खान साहब कह रहे हैं अपोजिशन की सारी जमातें डाकू चोर है। क्या मैं इनके कहने पे सबको डाकू चोर कहना शुरू कर दूं? नहीं, आप नहीं या कहेंगे। आज मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया मीर जाफर और मीर सादक इमरान खान है, क्या मैं उनके कहने पे इनको शुरू कर दूं? मेरा ख्याल खान साहब यहाँ पे गलत नहीं बताया ना। देखिए मेरा ये नहीं, आप इंसान हैं, अल्लाह ताला ने दोनों की बातें सुनूं, फैक्ट्स लोगों तक पहुंचाऊं। अगर किसी को अदालत ने सजा याफ्ता कहा तो फिर कहूं मैं इमरान खान साहब या जरदारी साहब के कहने में दूसरों को कैसे, तो मैं न्यूट्रल ना हूं? क्या क्या पार्टी में मैं थोड़ी वजाहत करना नहीं, मैं खान साहब पे थोड़ी तनकीद करना चाह रहा हूँ। खान साहब माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, दुनिया उन्होंने देखी है, उनको एक चीज़ की शायद समझ नहीं है, किसी ने समझाया नहीं कि इदारे न्यूट्रल जो हैं, इसका मतलब है कि एक रूल्स है, एक लॉज है। इदारे जज्बाती नहीं होते। फ़ौज पाकिस्तान की है, फ़ौज अपोजिशन की है, फ़ौज हुकूमत की है, फ़ौज जर्नलिस्ट की है, फ़ौज आर्टिस्ट की है, फ़ौज सब की है। न्यूट्रल होने का मतलब है कि वो रूल के तहत चलते हैं, वो कवानीन के तहत चलते हैं। तो खान साहब उनको जज्बाती में ले गए। मैं इमरान खान साहब, मैं आपका हुक्म है हम जानवर हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ न्यूट्रल रहूँ। उसकी वजह ये है, पुलिस के पास एक आदमी जाते हैं, दो पार्टियां लड़के जाती हैं, कहते हैं मैं सच्चो मैं सच्चो, वो तफ्तीश करके हकायक देखते हैं कौन सच्चा है, फिर फैसला। बटी साहब ये खड़े हो, अगर वो एक की साइड ले रहे हैं, इसी तरह जज से मान के एक मिनट खड़े हो, यहीं पे हम बैठे, दोनों के वकला दलाइल दे रहे होते हैं, फिर वो सुन के फैसला करते हैं सही कौन है। अगर वो न्यूट्रल ना हो, वो ये कह दे मैं मलक के साथ हूं। अल्लाह आपका भला करे। मैं छोटी सी मिसाल, हम दोनों जर्नलिस्ट बैठे हैं ना, अगर मेरे प्रोफेशन के लिए मेरे पे लानत है कि अगर मैं किसी पार्टी के साथ ज़हनी तौर पे या इन्वॉल्व हूँ, अगर मुझे कोई पार्टी अच्छी लगी है मैं सियासत ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं पी बनूँ, छोड़ दूँ। अगर मैं इस सीट पे बैठा हूँ, अगर मैं जज हूँ, अगर मैं फौजी हूँ, अगर मैं पासन किसी इदारे का हिस्सा हूँ, मैं रूल्स के तहत चलूँगा, मैं कवानीन के तहत चलूँगा, मैं इमोशन के तहत नहीं चलेंगे। ये खान साहब कुछ है समझ नहीं। हम जानवरों से शायद इमरान खान साहब को और शिकवा, लेकिन आप अशरफुल मखलूक है, हम आपका एहतराम करते हैं। इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब हो या जरदारी या मौलाना साहब, हमारा काम तहाँ थानेदार जज किसी की बुरा भला कहना नहीं। इमरान खान साहब को क्या शिकवा है और किससे शिकवा है, जरा मलक साहब से राय लेंगे। जी मलक साहब, वो कह रहे हैं कि हमारे अदारे, मेरी इतलाक के मुताबिक जिस असम्बली को खुद, अब मैं दोनों तरफ आ जाता हूँ ना, क्योंकि मैं साफ़ी हूँ, क्योंकि मैं न्यूट्रल ही रहना चाहता हूँ उनके, इसी असम्बली को नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जाली है, फ्रॉड है, ये धोखा है, इसे एस्टेब्लिशमेंट ने किया प्रमोट। अब जब ये खुद इक़्तिदार में आ गए हैं तो यही जायज़ हो गई है, जिनसे इस्तीफे मांग रहे थे उनके कलमे पड़ रहे हैं, और अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये उनको ले हैं। भाई इस असम्बली ने आपको इलेक्ट किया था, इसी असम्बली के अरकान ने अदम एतमाद कर दिया। हाँ अमेरिकन साजिश है तो गलत है, उसका ताड़ा होना चाहिए। अब आप बताएं ये क्या इमरान खान साहब चाहते हैं, हम क्या करें? खान साहब भी हमारी तरह, वो जिस तरह हम छोटे छोटे फ़ायदे के साथ बदलते हैं, मुझे लगता है वो भी बदल जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक लफ्ज़ है, एक पेज, 1 पेज, मैंने 3 साल जो उसकी गर्दान सुनी थी, वो PTI से एक ही लफ्ज़ सुनता कि फ़ौज और PTI हुकूमत एक पेज पे है, एक पेज पे है। और इन गुनाहगार कानून ने ये सुना है कि जनरल बाजवा बड़े मेच्योर हैं, बड़े न्यूट्रल हैं और बड़े समझदार हैं।
ये तारीफ़ें मैंने अपने कानों से सुनी है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, अगर आप यू कैन डिसएग्री विद मी। मेरा पॉइंट है कि अगर मैं जब अपना अमेरिका का दौरा करूँ, अमेरिकी सदर मुझे रिस्पेक्ट दे दे, तो मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। मैंने अमेरिका को जीत लिया, और उस वक्त कोरोना था, नहीं तो इन्होंने 2 करोड़ बंदा एयरपोर्ट पे बुलाना था। इन्होंने पार्टी से कहा था मुझे रिसीव करो क्योंकि मैं अमेरिका से कामयाब आया। मेरा सारा पॉइंट ये है कि खान साहब का सारा आर्गूमेंट आज का है। अगर आप माजी में देखें तो इन्होंने इन्हीं जनरल साहब की तारीफ की है कि वो न्यूट्रल टाइम हो रहा है, लेकिन न्यूट्रल का है इन्होंने उनको। माजी में आपके हुक्मरान अमेरिका के एक इशारे पर लेट जाते थे, दुम दबा के भागते थे। खुद वो कहते थे कि मैं समझ रहा था मुशर्रफ कोई आर्गूमेंट करेगा, लेकिन ये क्रेडिट तो एब्सोल्युटली नॉट कहा, उन्हें एयरबेस नहीं दी। उनके दबाव के बावजूद अमेरिका के जो इमरान खान का क्रेडिट हमारे साथ रहिएगा। एक मिनट देते हैं बस। मेरी फौज जो इस मुल्क की मुझे इन्फॉर्मेशन देती है, उन्होंने कहा अमेरिका ने हमसे कोई एयर बेस नहीं मांगी। नहीं यार, आपकी आर्मी ऑन रिकॉर्ड है वाली वो इन्हें के ना वज़ीर आज़म को पढ़ के दिखा दे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। माजी और हाल में क्या फ़र्क था आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया हमारे हर दिल अजीज़ जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। नईम खालिद लोधी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। नईम साहब, जो आजकल मुल्क में हालात चल रहे हैं, नफरत सियासतदानों ने इतनी तकसीम कर दी हैं कि ये पार्लियामेंट से लेके सर गली मोहल्ले, गांव, बाजार, चौराहों पर, कस्बों पर पहुंच गया है। क्या आप इसका अंजाम देख रहे हैं? ऐसे मौके पर किसकी क्या जिम्मेदारी है? जी देखें, पहली बात तो ये मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नुकसान होगा हमारे सियासतदानों के रवैये का, ये नुकसान होगा इस निज़ाम को जिसको हम पार्लिमानी जमहूरियत कहते हैं। देखिए, लोगों का तो वो तो इंतज़ार में है कि हमारे मसाइल कौन हल करेगा। अभी आप देखें जितने जलसे हो रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, भाई तुम्हारा एवन फील्ड, तुम्हारा तोशा खाना, तुम बुरे हो, नहीं तुम हमसे ज़्यादा बुरे हो, तुम्हें हम ये कर देंगे, फलाने भी ये कर देंगे। किसी ने आज तक बात की है कि हम पीने का पानी आपको कैसे कैसे देंगे, हम लोगों के बच्चों को स्कूलों में कैसे दाखिल करेंगे, हम अपने इकॉनमी को कैसे बढ़ाएंगे? किसी एक ने बात नहीं की है। इसमें बिला तखसीस मैं कह रहा हूँ, कोई भी आप किसी भी पार्टी को ले ले। इससे होगा ये जो आप कह रहे हैं कि ये बात कहाँ पहुँचेगी, होगा ये कि लोगों का एतबार पार्लिमानी जमहूरियत से उठ जाएगा, और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। कोई भी शख्स अगर किसी किस्म का इनकलाब का नारा लेके उठ खड़ा हुआ तो ये सब लोग उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इमरान खान साहब की जो लबो लहजा है वो चूँकि ज़रा इनकलाबी है, तो आप देखें कितने लोग उनके पीछे जो है ना वो जमा हो रहे हैं। ये अलग बात है कि इमरान खान साहब के पास भी मेरे ख्याल में कोई लाए अमल नहीं है कि वो आगे इतने लोगों के बाद फिर वो करेंगे क्या। ये इसको हम छोड़ देते हैं आज। लेकिन ये जो आपका सवाल है, इसका जवाब यही है कि ये एतबार इनका भी अपना भी ख़त्म कर रहे हैं, इस निज़ाम का एतबार भी ख़त्म कर रहे हैं जी। जनरल साहब, ISPR के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। रिसेंटली जो जनरल साहब ने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि फ़ौज को का सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, इसको मत घसीटा जाए फ़ौज सियासत को। कल जो प्रेस रिलीज़ आई है उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि आपने सियासी गुफ्तगू में अगर रियासती इदारों का जिक्र आएगा तो ये कौमी सलामती के लिए मुनासिब नहीं है। तो मेरा आपसे 2 सवाल है कि ये इस तरह के बयान की क्या ज़रूरत पड़ी, और आप क्या समझते हैं ये किसके लिए मैसेज है? जी, पहली बात तो ये है कि चूँकि फ़ौज को ज़रूरत इसलिए पड़ी है अब जबकि वो मुदाखलत से परहेज़ करना चाह रहे हैं, अल्लाह करे इस पर वो कायम रहें और इस पर चलते रहें, तो ना तो लोगों को एतबार है और ना ही लोगों को आदत है। तो जब तक ये आदत और एतबार दोनों नहीं चले जाते, और उसके लिए फ़ौज ने जो मौजूदा रवैया अख्तियार किया इस पर कायम रहना कई सालों तक और आगे तक, कभी भी अल्लाह ना करे कि वापसी हो, जब ये रहेंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद ठीक होंगी। ये जो आप कह रहे हैं ये किसके लिए है, तो अगर आप मुझसे पूछें तो ये सब के लिए है, क्योंकि सिर्फ एक किसी शख्स के लिए नहीं है। अगर आप थोड़ा सा तारीख में जाएं, ये साहब आपने हमारी चलती हुई हुकूमत को ख़राब किया, डीरेल किया, और हम यहाँ पर आप 3 साल के लिए, हम तो यहाँ हमेशा रहेंगे, ये सारी बातें आपको याद होंगी। फिर मरियम नवाज साहबा क्या कह रही हैं कल या परसों कि जी वो एक कोर कमांडर का नाम लेके जो कि सर्विंग कोर कमांडर है, और क्या कह रहे हैं PTI के रहनुमा अब्लीग तरीके से, सीधा नहीं लेकिन जो जिस तरीके से बात की है उसका हमें सब आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो मेरा ख्याल ये पैगाम सबके लिए, और सबको इस पैगाम पर लब्बैक कहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे
कौमी इदारे जितने भी हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो आर्म फोर्सेज है, चाहे और इदारे हैं, इनको अगर नॉन कंट्रोवर्शियल रखेंगे तो जो फ्रेमवर्क है रियासत का ये मजबूत होगा और हम आगे चल पाएंगे। लेकिन ये जो आप कह रहे थे उनको कहना पड़ गया, और इसका क्या, उसकी वजह ये है कि ये पुरानी जो कोताहियाँ हैं उनका एक किस्म का कफ़ारा अभी अदा करना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद है कि ये ऐसे अगर अपने कायम रहे अपने इस रवैये पर, मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, अगर हमें नज़र आने लगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बिल्कुल गैर जानबदाराना है, अगर हमें नज़र आने लगा कि इलेक्शन कमीशन जो है सही तरीके से फेयर और ट्रांसपेरेंट इंतखाबात करवा सकता है और फ़ौज किसी के ऊपर बिला वजह हाथ रखने से गुरेज कर रही है, तो मेरा ख्याल है लोगों को आदत भी ठीक पड़ जाएगी और उनको इतबार भी आ जाएगा। अच्छा जना साहब, आपने बड़ी अहम बात की, अगर नज़र आने लगा, बज़ाहिर बादिउल नज़र में कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही। देखिए, पाक फौज जो है एक मुल्क की फौज है, पाकिस्तान की है जी, मेरी भी है, आपकी भी है, पीपल्स पार्टी की भी है, नून लीग, हर जमात की है। कोई बंदा अपने सबसे मुश्किल जनादा जवान बेटे का, हमारे सेकंड लेफ्टिनेंट मेजर कर्नल फौत होते हैं, बिल्कुल, तो उनके बाप को पूछे, एक फौजी जवान जो शहीद होता है तो वो चंद 50,000 लाख के लिए तो नहीं होता, तो क्या वजह हर सियासतदान हमारे इन गाजियों को, इन शहीदों को ही टारगेट करता है, या कुछ फौज में या सरकारी इदारों में कुछ हमदर्दियाँ होती हैं किसी के साथ? ये देखें, वो टारगेट तो और चीज़ों को करते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ किस चीज़ को टारगेट करते हैं। वो बचाते हैं अपनी जान। अभी हर किसी की ये कोशिश होती है कि जो मेरे ऊपर मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएं, जो मेरे ऊपर बोझ है वो ख़त्म हो जाए, मैं अपनी स्लेट को साफ़ कर लूँ, मैं ड्राई क्लीन हो जाऊँ, मैं फिर नया बनकर आ जाऊँ। पहले मैं हुकूमत करूँ, फिर मेरा बेटा हुकूमत करे, फिर उसकी बेटी हुकूमत करे, फिर उसकी नवासी हुकूमत करे, और मैं वज़ीर आला होऊंगा और वो मेरा बेटा वज़ीर आला होगा, मैं वज़ीर आज़म हूँ। अरे भाई, ऐसे मुल्क चलते हैं? आपने तो इसको बना लिया अपने ख़ानदानों की बांधी इस मुल्क को, तो क्या आपको नज़र नहीं आ रहा? क्या मुझे नज़र नहीं आ रहा? और जब आप नौजवानों को जोशो खरोश दिलाकर कहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, उसके बाद लाया अमल कोई नहीं देते कि होगा कैसे, आप निकल जाते हैं ऐवानों से जहाँ पर के बैठ कर आप मुकाबला कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें सबको नज़र आ रही हैं कि सब लोग आपा धापी में लगे हुए हैं, सब लोग अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सर, मैं एक सवाल करूंगा, हर सियासतदान जैसे ही अपोजिशन में आता है तो मेरी पाक फौज पर निशाना बनाता है। आपकी सारी जिंदगी गुजर गई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, कोई भी इनमें जितने बड़े लीडर हैं, मैं 5 लाख रुपया उनको महाना तनख्वाह अपनी तनख्वाह से दूंगा, इनको को वजीरिस्तान मारना जाके पाकिस्तान की हिफाजत करे, जहां मेरा फौजी जवान जाके खड़ा होता है, कप्तान खड़ा होता है, कर्नल होता है। कोई ऐसा लीडर है आपकी नज़र में जो अपने बच्चे को भेजे मुल्क की हिफाजत के लिए? ये देखें, कहाँ मुल्क की हिफाजत के लिए, इनका तो इसी से जान नहीं छूट रही कि जी ये मुझे क्या कुछ मिलेगा। अभी आप देखें कि ये जो कोलिशन बनी, ये किस तरीके से रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, सबको नज़र आ रहा है कि जिसको किसी चीज़ का कोई तजर्बा नहीं है उसको उस चीज़ का कलमदान दे रहे हैं, और जो तजर्बाकार हैं वो पीछे हट के हाथ बांध के खड़े हुए हैं। उन पर भी हैरत होती है कि जी आप फिर भी उसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं जो आपको धुले हुए कपड़े की तरह फेंक देती है जब भी उनको ज़रूरत आपकी ख़त्म हो जाती है। फिर ऐसे लोगों को आप गवर्नर बना रहे हैं या ऐसा कोई ओहदा दे रहे हैं जिनके मतलब पक्का पता है कि उन्होंने दुश्मनों के साथ साजबाज की है। तो ये इस तरीके से अगर ये चलता रहा मामला, तो ये इनको क्या, शहीदों से इनका क्या ताल्लुक है, गाजियों से इनका क्या ताल्लुक? अच्छा जना साहब, मैं एक इधर रोकूंगा। आपने फरमाया कि ऐसे लोगों को गवर्नर बना रहे हैं जो मुल्क के खिलाफ हैं, तो हमारी अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं, हमें उन पर पूरा यकीन है, रात 12 बजे भी खुलती हैं। ऐसे मामले में भी क्या उनका कोई किरदार होना चाहिए कि नहीं? मैं और आप शायद बात करें तो गुस्ताखी हो जाएगी। जी देखें, किरदार एक तो ये हो सकता है ना सुओ मोटो का, उसके बजाय मैं तो ये समझता हूँ कि किसी को अदालत में चले जाना चाहिए वो सबूत लेकर कि ये देखें जी ये वो लेटर है जो यहाँ फिर रहा है, इसके पता लगा लें ये दस्तखत इनके हैं या नहीं है, या इन्होंने ये बात की थी या नहीं की थी, और अगर इन्होंने माफ़ीनामा कभी दाखिल करवाया तो वो देख ले। तो हमारे अवाम भी तो, हमारे लोग भी तो काफ़ी इनएक्टिव है ना। हमारी पार्टियां देखें, 1000 शोर मचा लेंगे पीटीआई वाले कि जी ये हो गया वो हो गया, ये काम नहीं करेंगे जो कि किसी अदालत में जाके बताएं कि जी ये जो अपॉइंटमेंट है ये गैर कानूनी है और ये इनको ये अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो वो जो असल काम करने वाला है, जो अवाम के लिए है या जो कानून के मुताबिक है या जो आइन के मुताबिक है, उसकी तो नौबत ही नहीं आ रही। ये तो सारा खेल कहीं और ही बार बार खेला जा रहा है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है।
जनरल साहब, मैं वहीं पे खड़ा हूँ जो मैंने आपको प्रेस रिलीज कल की बात बताई है। मेरा सवाल ये है कि इदारों ने बड़ी एक मीठी ज़ुबान में बात समझाई है कि यार आप इस लिमिट्स में ना आएँ। तो मेरा आपसे थोड़ा नेगेटिव क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, अगर ये सिलसिला जारी रहता है, अगर आप सोशल मीडिया देखें, मैं नाम नहीं लेता, 2 साबिक़ वज़रा आज़म है, एक बैठा हुआ है, सब वही बयान सब पे साबित होते हैं, तो अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो इदारों का क्या रिएक्शन आ सकता है फिर? जी देखें, इदारों के बारे में, ख़ासकर फ़ौज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फ़ौज का काम है कि अपने मुल्क की हिफाजत करे, अपने मुल्क की इज़्ज़त की हिफाजत करे जब भी कोई बैरूनी जलगार हो। हुकूमतों का काम है कि वो फ़ौज की इज़्ज़त की हिफाजत करे, अवाम का काम है कि वो फ़ौज की इज़्ज़त की हिफाजत करे। अगर हमने मुल्क की हिफाजत भी करनी है और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत भी करनी, बहुत मुश्किल काम है। तो ठीक है, फ़ौज ने एक बयान दे दिया है, अभी फ़ौज अगर ये चीज़ लेकर चली जाए किसी अदालत में तो शायद इतना मुनासिब ना हो। अलबत्ता अगर कोई वकील जो कि एक से एक बढ़कर यहाँ मुकला मौजूद है, वीडियोज़ मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, कानून मौजूद है, उनमें से कोई क्यों नहीं जाता लेकर? आप क्यों नहीं जाते, मैं क्यों नहीं जाता? तो मेरा ख्याल है फ़ौज की इज्जत की हिफाजत करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी भी है। जनरल साहब देखिए, पाकिस्तान की 100% आबादी, चंद शायद मीर जाफ़र हो, जब हमारे जवान और अफसर सरहदों पे होते हैं तो उनकी दुआओं और लंबी ज़िंदगी के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआएं करते हैं। अवाम तो इस मुल्क से, इसकी फ़ौज से इश्क करती है, इश्क से ज़्यादा करती है। ये चंद लोग हैं, जब इन्हें इक़्तिदार नहीं मिलता तो ये फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, इक़्तिदार मिल जाए तो इनके कलमे पढ़ते हैं। तो आप क्या समझते हैं, अदारों को भी अपने इख्तियारात में रह के आइन और कानून के मुताबिक नहीं काम करना चाहिए? ऐसी स्टेज जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो ये कमज़ोरी आपको नज़र आती है ये इस वजह से है, और इसको मैं कभी डिफेंड नहीं करता, कि अदारे पहले वाकई मुलव्वस थे और इसमें पॉलिटिकल मामलात में उलझे हुए थे, इसलिए उनकी मॉरल स्टैंडिंग ये नहीं थी कि वो अपने आप को इस तरीके से। लेकिन अब चूंकि वो अलग हुए हैं तो मेरा ख्याल है अब उनके पास ये मॉरल स्टैंडिंग है कि वो जा सकते हैं अदालतों में, जैसे कि आप फरमा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कुछ एक्शन करना पड़ेगा, ये सिर्फ बातों से जो है ना मामलात नहीं सुलझ सकते। नहीं, अदारे जाएंगे कि खुद हुकूमत क्यों नहीं जाती? ये मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के बड़े भाई मेरी फौज के सिपा सलार से रिजाइन मांग चुके हैं, DGIS से मांग चुके हैं, अब भी ये कर रहे हैं। ये इन्होंने क्या मजाक बनाया है अपने इक़्तिदार के लिए? वो फौज जिसकी वो पाकिस्तान की सलामती की ज़ामन है, उसी को टारगेट कर रहे हैं और ये जहर अवाम में भी फैल रहा है। नहायत एहतराम के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। जी आप सही कह रहे हैं। ये बड़ी ख़तरनाक एक एटीट्यूड है कि हम कुछ लोग, जैसे आपने कहा सब नहीं, कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं हमारे पॉलिटिक्स में और जगहों पर भी, जो ये चाहते हैं कि वो फ़ौज की जितनी सुबकी हो उतना उनको कोई फ़ायदा है। या क्योंकि जैसे आपने कहा कि अवाम इश्क करते हैं फ़ौज के साथ, ये उनको वारा नहीं खाता जो अवाम को अपने पीछे लगाना चाहते हैं। तो ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये काम ठीक है, हुकूमत करे या ना करे उनको करना चाहिए, ख़ासकर अगर वो चाहते हैं कि अपने फ़ौज की इज़्ज़त की हिफाजत करें। लेकिन अब जो रवैया फ़ौज ने इख्तियार किया है, इसके बाद मुझे लगता है कि फ़ौज के पास भी ये मॉरल ग्राउंड होगा कि वो जाएँ अदालतों में और अपना दिफा करें इन ऐसे लोगों के ख़िलाफ़। और मैं समझता हूँ कि 2-3 के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई होगी, जो कि बहुत आसान है क्योंकि वीडियोज़ मौजूद हैं, कानून मौजूद है, आपने सिर्फ वो लेकर जाना है। और ये अगर हो गया तो मेरा ख्याल है बहुत फ़ायदा होगा। जनरल साहब, आपके एक्सपीरियंस से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, मैंने आम आदमी को इतना फ़िक्रमंद नहीं देखा। आम आदमी से भी बात करें, वो हमसे जैसे लोगों से पूछते हैं कि यार इस मुल्क में महंगाई का क्या बनेगा, ये तो लगता है सारी चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। तो इतनी मायूसी कभी मैंने नहीं पाकिस्तान में देखी। तो ये पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी आप क्या देख रहे हैं, इसका इस मायूसी से क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए जी, पहले तो मैं मईशतदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक है स्टांस और वो मैं दोहरा देता हूँ। और तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। एक पाकिस्तान गरीब हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, जो टेबल मेरे आगे पड़ा है, जो छत मेरे ऊपर है, जो ईंटें जिनका ये घर बना है, ये सीमेंट जो इस घर में लगा है, ये जो रोटी मैं खाता हूँ गंदम, ये जो मैंने दूध मेरी चाय में डाला है, ये सब कुछ पाकिस्तान में पैदा होता है। मेरे भाई, बहुत कम मुल्क है दुनिया में जो ये कर सकें क्लेम कि यहाँ पर 90% चीज़ें हम अपनी खुद पैदा करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान खड़ा भी हुआ है। लेकिन हमारे कुछ लीडरान ये समझते हैं कि ये वर्ल्ड बैंक, ये IMF, ये FATF, ये हमें फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं और इनकी बातें अगर हम मानेंगे तो हम, मेरे भाई,
अगर आपने अपनी आज़ादाना खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर आप खड़े हो गए तो ये आप खुद ब खुद इकोनॉमिकली ठीक हो जाएंगे। हमारा उल्टा है, हम कहते हैं जी पहले मैं इकोनॉमिकली ठीक हूँगा फिर मेरी आज़ाद पॉलिसी होगी। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, आपसे हम हमेशा रहनुमाई लेते रहते हैं और लेते रहेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है माहिर माशिद मुज़म्मिल साहब। मुज़म्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुज़म्मिल साहब, हमने तो सुना था ये नई हुकूमत आएगी, इम्पोर्टेड हुकूमत, तो पाकिस्तान में खुशियों की लहर आ जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, डॉलर 100 रुपये पे आ जाएगा। जो महंगाई की बढ़ती हुई है कि लीमू 1300 रुपये हो गया है, क्या हुआ है अचानक इस महीने में, ज़रा रहनुमाई फरमाइए। आरिफ साहब, अगर आपकी कोई चीज़ को मैं आके कब्जा कर लूं तो जिस तरीके से वो चीज़ आप चलाते थे मैं उस तरीके से चला पाऊंगा? नहीं चला पाऊंगा। मुझे उसकी नो हाउ ही नहीं होगी, उसकी समझ ही नहीं होगी, क्योंकि वो उसको आप अपने तरीके से चलाते थे, आप उसको मिजाज उसका समझते थे, आपको पता था। मिसाल के तौर पे आपकी कोई चीज़ से मतलब आपकी दुकान हो, अगर मैं दुकान पे रात को आके कब्जा कर लूँ और सुबह आपकी दुकान में आके दुकानदारी शुरू कर दूं तो उस तरह दुकानदारी चला ही नहीं सकूंगा ना। मुझे नहीं पता आपका लेन देन किस तरह है, आपका रेट क्या है, किस तरह बेच रहे हो, आपका कौन से कस्टमर को सस्ता देना है, किसको महंगा देना है, किसको उधार देना है। तो ये हुआ ये कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत थी, इन्होंने जो है ना, इनकी तैयारी नहीं थी, क्योंकि इनको पता नहीं था, तो एकदम इन्होंने कब्जा किया। और जब कब्जा कराया तो आपको याद होगा 1.5 हफ्ते तक तो काबीना का ही नहीं पता था। फिर 1.5 हफ्ते बाद अल्लाह अल्लाह करके बंदर बाट हुई, काबीना बनी। अब वो काबीना में जो है कोई पीपल्स पार्टी का है, तो कोई नून लीग का है, तो कोई नून लीग लंदन का है, कोई नून लीग पाकिस्तान का है, कोई बलोचिस्तान बाप पार्टी से है, कोई MQM से है। एक काबीना मीटिंग हुई है मुश्किल से 1 या 1.5, तो ना कोई काबीना की मीटिंग हो रही है, तो मुल्क का निज़ाम हो गया धर्म बरम। फिर दूसरा, इनको किसी ने गलत फहमी डाल दी थी कि पाकिस्तान में जब भी हुकूमत 75 सालों में तब्दील हुई है तो उसके बाद जो है ना, नई हुकूमत को हमेशा वेलकम ड्रिंक, जैसे आप जाते हैं ना होटल में देते हैं, वेलकम ड्रिंक दे देते हैं, शरबत की, जी आप पिए, तो हमेशा से एक वेलकम, जिसे कहते हैं कि आपको बोनस मिल जाता है, कोई 2 अरब 1 अरब डॉलर सऊदी अरब दे देता है, कभी चीन दे देता है, इस तरह करके चीज़ें हो जाती हैं। तो इनको किसी ने कहा आपके पास टाइम तो ज़्यादा है नहीं, 6 महीने है, साल है, तो इतने पैसे मिल जाएंगे, आप वो अपना साल निकाल लेंगे। तो वहाँ पे जो है इनको ज़रा सी जिसे कहते हैं रुसवाई हुई, किसी ने इनके हाथ पैसे नहीं पकड़ाए। फिर थोड़ा सा अल्लाह ताला की तरफ से भी इन पे वक्त बुरा आ गया। खैर, इन पे क्या आया वो तो कौम पे, हम पे, आप पे आएगा। जिस दिन हम हुकूमत छोड़ के गए थे या हमसे कब्जा हुआ था, तो उस दिन डीजल पे हुकूमत अपनी जेब से 15 रुपये लीटर दे रही थी। फिर उसके बाद आलमी मार्केट में डीजल का रेट इतना चढ़ा, आज हुकूमत अगर 1 रुपया भी ना कमाए तो 75 रुपये लीटर देना पड़ेगा। तो हमें हमारे पे जो है 15 रुपये के मसला था, वो 75 तक चला गया। अब वो गले का हार बन गया इनका। दूसरा, इनको पैसे नहीं मिल रहे। तीसरा जो है, सप्लाई चेन टूट गई सारी, यानी टमाटर, प्याज, सब्जियां, ये वो चीज़ें थी जो मकामी तौर पे थी, जिसको मैनेज किया जा सकता था, उस पर क्योंकि तवज्जो नहीं दी। आज भी आप देख लें कि जो हमारे वजीर आज़म साहब है, पूरे मुल्क में क्रैश हुआ है मुल्क, और वो असेंबली में जो है कोई तकरीरों की बात कर रहे थे कि जी ये तकरीर में जो है इदारों की वो कर दिया, ये कर दिया। तो उनके जहन में अभी भी पॉलिटिक्स और अपने जो है मुखालिफ को जो है ना चित करना लगा हुआ है, बजाय ये कि जो उन्होंने जिम्मेदारी ली है उसकी तरफ उनका रत्ती भर भी, जिसे कहते हैं। अच्छा मुज़म्मिल साहब, यही बात मैं गुजारिश है कि जो ये दावे कर रहे थे हम आके डॉलर कम कर देंगे, पेट्रोल कम कर देंगे, अब तो रोज़मर्रा की अशिया, इवन के गंदम तो सब्जी नहीं खरीदी, क्या इनमें अहलियत है कि ये आइंदा आने वाले 15-20 दिन में आवाम के लिए कोई रिलीफ दे सके? आप क्या समझते हैं? देखें, एहलियत जो है ना, उसका दारोमदार होता है आप फैसला करने में कितने मजबूत हैं, आपकी पॉलिटिकल विल क्या है। असल में मैंने जो सबसे बड़ी कमी पाई है इनके अंदर फैसला करने की, जिसे कहते हैं ना कि, और ये जो है सिर्फ अपनी हुकूमत और अपनी कहीं बदनामी ना हो जाए उसके चक्कर में फैसला नहीं कर रही। यही इमरान खान था
आखिरी दफा जब 10 रुपए लीटर पेट्रोल कम किया था, उससे पहले 14 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी उसने। जुलाई 1 2021 से लेके 30 जनवरी 2022 तक 14 दफा। और ये वो लोग हैं, इनसे फैसला ही नहीं हो पा रहा। ये रोजाना आके जी उसने यूं कर दिया, उसने तेल नहीं खरीद के रखा था। क्या अब इनकी अगले 12 महीने जो इन्होंने करने हैं वो भी सारे इंतजाम दूसरे करके जाए? अच्छा मुजम्मिल साहब, मैं एक पाकिस्तान और लंदन के बीच में जो है ना, मुजम्मिल साहब मैं एक गैर सियासी सवाल करना चाह रहा हूँ। मैं पाकिस्तान की जो हिस्ट्री देखता हूँ उसमें अपोजिशन हमेशा कहती है कि माशी पॉलिसीज़ ख़राब है, गवर्नेंस ख़राब है, मगर जब अपोजिशन हुकूमत में आती है तो इकानमी और ख़राब होती है, महंगाई बढ़ती है। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग आई, महंगाई बढ़ गई। फिर इसी तरह खान साहब 5 साल कहते रहे, नून लीग पे तनकीद करते रहे, पीटीआई के दौर में उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। फिर ये 3.5 साल आप पे चढ़ाई करते रहे, 1 महीने में इन्होंने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसकी असल वजह क्या है? सर इसकी असल वजह ये कि तमाम के तमाम लोग जो है ना, अभी तो हमारा 1 महीना हुआ है, हमने तो अभी तक आपकी इमरान खान के किसी एक जलसे में बता दें कि उन्होंने इनकी माशी पॉलिसी, अभी तक तो इन्होंने पॉलिसी नहीं दी। देखें 12 महीने 13 महीने की मैक्सिमम हुकूमत थी अगर टर्म पूरा करते हैं, और अगर 3 महीने की तो उसमें से 4 हफ्ते निकल के अभी तक अपनी पॉलिसी नहीं दे पा रहे। इमरान खान की कोई एक तकरीर मुझे निकाल के दे दें कि इनके 4 हफ्ते की कारकर्दगी पे कोई बात की हो उसने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी हमारी ये है कि जो पार्टी इक़्तिदार से बाहर जाती है वो मईशत पे सियासत करती थी। अब यही लोग, यही आपके बल्कि पेटी भाई जो हैं वो भी जो है कहते थे पेट्रोल बम मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम कहते थे ये आलमी मार्केट का मसला है। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ डीजल की जो कीमत है उसमें आलमी मार्केट में जो है पिछले 1 महीने में रिकॉर्ड टूट गया। अमेरिका में $6 के करीब डीजल हो गया। वहाँ पे लोगों की जो है जिसे कहते हैं कि मुश्किल हो गई है। तो पाकिस्तान को ये मुश्किल फैसले करने होंगे, लेकिन मैं माजरत के साथ आपको कहूँगा कि ये मुश्किल फैसले करने वाली हुकूमत नहीं है और इनके अब टाइम थोड़ा रह गया है। IMF ने आज रात को पहुँचना था 10 तारीख को, उन्होंने इनकार कर दिया आने से। उन्होंने कहा 15 तारीख तक अगर आपने तेल, बिजली और ये चीज़ें कर ली तो 18 को फिर दोहा में मुलाकात करेंगे मुज़ाकरात के लिए। और अगर इसी तरह ये लेट करते रहे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर ये नहीं कर पा रहे तो केयर टेकर हुकूमत को दे दे। माजी में भी ऐसा हुआ है, आपको याद होगा 2013 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म मतलब कम पूरा हुआ था तो जो केयर टेकर ने सारे मुश्किल फैसले करके नून को प्लेट में एक साफ सुथरी चीज़ें दे दी थी। तो ये दे दें किसी को, इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमा लें। अगर जीत गए इलेक्शन तो फिर 5 साल मैंडेट के साथ काम कर लें, वरना जो है फैसला कर लें कि 15 तारीख से पहले मुश्किल फैसले कर लें। टाइम अब बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा, क्या मुश्किल फैसले हैं, को बता सकते हैं जो करने पड़ेंगे? अगर नहीं करते, आपने कहा ना बड़े हालात ख़राब होंगे, तो क्या हो सकता है फिर? देखिए मुश्किल फैसले इस वक्त मसला ये है कि हमें जो है ना पैसे सऊदी अरब, हमें UAE, हमें चीन, हमें IMF से चाहिए। इन और उसमें जो है सब ने ये कह दिया है कि IMF प्रोग्राम को आप रिवाइव करें। अगर IMF कर दिए, IMF ने 5 मुश्किल फैसले दिए इनको। एक बोला है कि जी डीजल का जो है जितना नुकसान है खसारा, टैक्स छोड़ें। अगर टैक्स लगा के तो बहुत ज़्यादा डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, तकरीबन कोई 1 रुपये 70-75 रुपये डीजल की कीमत बढ़ाने की बात है। 30-35 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बात है। बिजली जो है 5 रुपये से 7 रुपये यूनिट के दरमियान बढ़ाने की बात है। अगले बजट में जो है तकरीबन 800 अरब रुपए, बल्कि 800 अरब इजाफी और इस साल के मुकाबले में 1400 अरब ज़्यादा, यानी इस साल हमारा टैक्स का दफ़ा 6100 अरब, अगले साल 7500 अरब के हिसाब से टैक्सेस के जो है हम हिसाब किताब बना के देंगे कितने आप टैक्स नहीं लगाएंगे। और आखिरी में एमनेस्टी स्कीम जो एक हमारी खत्म करें। ये 5 फैसलों पे 5 फैसले। अच्छा मुजम्मिल साहब ये बताइए, आपकी हुकूमत भी थी, महंगाई थी, लेकिन आजकल रोजमर्रा की अशिया में लीमू 300 रुपए 1300 रुपए हो गया, सब्जी दाल चीनी बेपनाह महंगी हो गई है इस महीने में। घी 600 रुपए का, घी आटा, क्या इससे गरीब आदमी तो मर नहीं जाएगा आने वाले दिनों में? ये तो बड़े दावे करके आए थे कि हम इकॉनमी ठीक कर देंगे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंतज़ाम एक आदमी के हाथ में हो ना तो चीज़ें संभल जाती हैं। ये इंतज़ाम 13 आदमी यानी कि 13 जमातों के पास है।
अब कोई इधर उधर डंडी मारता है तो वो डर इतना है, 1 या 2 वोट पे हुकूमत है, किसी को बोल भी नहीं सकते। तो आंखें बंद हो गई हैं, सप्लाई चेन टूट गई है, जिसका जो दिल चाह रहा है, जो चिकन में अपनी गेम कर रहा है चिकन में कर रहा है, कोई आटे में कर रहा है, कोई दाल में कर रहा है। इस वक्त जिसके हाथ जो चढ़ा हुआ है उसने अपनी दुकान खोल ली है। तो मेरा अपना क्या फैसला जो है ना, एक घर में ना होने की वजह से ये बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं और ये बड़ी खतरनाक चीज है। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रहनुमाई की। नाज़रीन, हम तमाम हक़ाइक़ हर पहलू से आप तक पहुँचाने की कोशिश की। क्या वज़ीर आज़म की अमेरिकन साजिश से हुकूमत लेकर आने वाले क्या अवाम की दुखों का मदावा भी करेंगे या उनके दुखों में इजाफा? इस पर मज़ीद बात करेंगे कल। पाकिस्तान जिंदाबाद।